कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 5F के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास दो आकृतियों की समरूपता पर आधारित है। सबसे पहले समझते हैं दो आकृतियां समरूप कब होती हैं। दो आकृतियों के समरूप होने का मतलब है उन आकृतियों के आकार तो एक जैसे रहेंगे परंतु उनकी माप का बराबर होना आवश्यक नहीं होता है। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार एक जैसे हों परंतु उनकी माप का बराबर होना आवश्यक नहीं होता है, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो समरूप आकृतियों से संबंधित प्रश्न इस अभ्यास में पूछे गए हैं जिनको हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। तो अभ्यास 5F का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, आकृति 5.46 में दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं। इनकी भुजाओं लंबाई सेंटीमीटर में अंकित हैं। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में दो त्रिभुज के चित्र दिए गए हैं। दो त्रिभुज हमको दिए गए हैं, एक पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। इनकी भुजा जो है, पहले वाले देखिए, इस त्रिभुज में भुजा AC की माप x है और इस त्रिभुज में भुजा PQ की माप y है। तो ये दो यहां पर अज्ञात राशियां हैं, इनके मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। और देखिए, इन दो राशियों के अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमको कुछ जानकारी दी है। वह जानकारी है कि त्रिभुज ABC और PQ समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये बताया गया है प्रश्न में। अब समरूप का मतलब समझते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होने का क्या मतलब है। इसका मतलब समझते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप रहते हैं तो समरूप होने पर दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो तब आपको दो कंडीशन याद रखनी होती है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर रहते हैं, एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहता है। तो आपको केवल दो बातें याद रखनी है अगर प्रश्न में दो त्रिभुज समरूप दिए जाते हैं। समरूप का मतलब है अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इसका मतलब आपको याद रखना है उन त्रिभुजों के संगत कोणों की माप बराबर रहेगी और उनकी संगत भुजाओं की अनुपात भी बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न में हमको देखिए भुजाओं की लंबाई तो ज्ञात करनी है, तो यहां पर हम समरूप त्रिभुजों के दूसरे गुण का प्रयोग करेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो एक गुण होता है कि उनके संगत कोण बराबर रहेंगे और दूसरा गुण है उनका कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर रहेंगे। तो यहां पर हमको भुजाएं की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम दूसरे वाले गुण का उपयोग करेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमको पता है इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, समरूप हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इससे हमको पता चलता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहेगा। जब ये दोनों समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर रहते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब यहां जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। देखिए संगत भुजा कौन सी है, इस त्रिभुज की देखिए पहली भुजा कौन सी है, ए बी। दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा है पी क्यू। तो ए बी के जो संगत भुजा है वह है पी क्यू। ए बी के बटे में पी क्यू लिखेंगे। फिर दूसरी भुजा बी सी और इसकी दूसरी भुजा होगी क्यू आर। तो बी सी के बटे में रखेंगे क्यू आर। पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा देखिए ए सी और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा हो गई पी आर। ए सी बटा पी आर। तो ये हो गया है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। प्रश्न में हमको पहले ही बता दिया गया था त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं के अनुपात कैसे लिखते हैं ये आपने सीख लिया होगा। पहले देखिए पहली भुजा ए बी, पहले दो शीर्ष और इसके पहले दो शीर्ष ए बी के बटे में पी क्यू। फिर दूसरी भुजा का नाम लिखना है तो बी सी और इसकी दूसरी भुजा हो गई क्यू आर। तो बी सी बटा क्यू आर। फिर तीसरी भुजा ए सी और यहां तीसरी भुजा हो जाएगी पी आर। तो ए सी बटा पी आर। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप थे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है। अब ये मान हम रख देंगे। देखिए भुजा ए बी, तो भुजा ए बी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे हम 3 सेंटीमीटर।
हर में पी क्यू है। देखिए पी क्यू वाली भुजा की जो लंबाई है वह है बाई, तो हर में आ जाएगा वाई बराबर। फिर बीसी, देखिए बीसी वाली भुजा की जो लंबाई है वह है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और बटे में है क्यू आर। तो यहां पर देखते हैं क्यू आर वाली भुजा की लंबाई है 3, तो बटे में आ गया 3 सेंटीमीटर बराबर। फिर है एसी, एसी वाली भुजा की जो लंबाई यहां पर दी गई है वह है एक्स, तो एक्स, और बटे में पी आर, तो पी आर वाली भुजा की जो लंबाई है वह है 3, तो हर में आ गया 3। अब इसको सरल करेंगे। देखिए यहां पर 3 पद लिखे हुए हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। ये इस प्रकार भी बोल सकते हैं, ये प्रथम पद, ये मध्य पद और ये द्वितीय पद। तो यहाँ पर 3 पद हैं, बराबर में है, तीनों पद कैसे हैं, बराबर में है, तो कोई से 2 पदों की हम तुलना कर सकते हैं। पहले 2 पद की तुलना करेंगे तो यहां से y का मान मिल जाएगा, और बाद वाले 2 पदों की तुलना करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों का मान ज्ञात करेंगे। पहले लिखते हैं प्रथम, लिखते हैं प्रथम तथा द्वितीय पद की तुलना करने पर, अब दोनों पद की तुलना करेंगे तो पहले पद के बराबर में दूसरा पद आ जाएगा। ये 3/22 बराबर में यहाँ 2 सेंटीमीटर बटे में है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर काट दीजिए। अब 3 की गुणा, देखिए इनको हम इनका प्रतिलोम लिखते हैं। ये 3/22 है, ये 2/3 है। अगर इसका प्रतिलोम हम ज्ञात करें, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें, तो व्युत्क्रम के लिए दोनों पक्षों के हर तो चले जाएंगे अंश में, और अंश आ जाएंगे हर में। तो जब दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो y तो आ जाएगा ऊपर, 3 नीचे, 3 सेंटीमीटर, और इधर भी 3 ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। देखिए 3 भाग में है, दाहिने पक्ष में गुणा में जाएगा, तो y बराबर होगा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर और बटे में है 2, तो y बराबर 3 तिया हो जाएंगे 9 सेंटीमीटर। 9 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ y का मान हमको मिल गया है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये तो y का मान हमने ज्ञात किया। फिर हम x का मान ज्ञात करने के लिए बाद वाले 2 पदों की, दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे। तो इसको यहां लिख लेते हैं, लिखते हैं द्वितीय तथा तृतीय पद की तुलना करने पर, तो दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे तो दोनों पद लिख लेते हैं हम। दूसरा वाला पद है 2 सेंटीमीटर और बटे में 3 सेंटीमीटर, बराबर में है x/3 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 3 उधर भाग में है, इधर आ जाएगा अंश में गुणा में, तो 2 की गुणा 3 सेंटीमीटर, और हर में है यहाँ पर 3, बराबर में x। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो x का मान यहां पर मिल गया है 2 सेंटीमीटर। तो x और y दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। प्रश्न में यही मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो यही हमारे इस प्रश्न के हैं सही उत्तर। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इस प्रश्न में एक ही बात याद रखनी है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोणों की माप बराबर रहती है और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में उनकी भुजाएं क्रम से ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ आर ये होगा क्यू आर होगा, ये क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। हमको ये बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं।
इस प्रश्न में दो त्रिभुजों की भुजाओं की माप दी गई है। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई है। और हमसे फिर ये पूछा है कि बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। अब दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ये बात हमको समझनी है। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके या तो संगत कोण बराबर रहेंगे, तब समरूप हो सकते हैं, या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, तब दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहां पर हमको भुजाओं की माप दी गई है, तो हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर अनुपात बराबर नहीं है, तब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अब देखिए, जैसे यहां दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर दोनों त्रिभुज में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तभी तो ये समरूप कहलाएंगे। तो हम संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। देखिए, पहले त्रिभुज की भुजा ए बी, दूसरे त्रिभुज की जो पहली भुजा होगी वो रहेगी पी क्यू, तो यहां लिखा ए बी बटा पी क्यू। अब पहली एक संगत भुजा का अनुपात निकाल रहे हैं, तो ए बी की माप प्रश्न में है 3 सेंटीमीटर, पीक्यू की माप प्रश्न में है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और ये 3/7। तो दोनों त्रिभुजों की पहली भुजाओं का जो अनुपात है वह 3/7 है। अब दूसरी भुजा का अनुपात देखिए, दूसरी भुजा पहले त्रिभुज की है बीसी, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा है क्यू आर, क्यू आर। अब भुजा बीसी की माप प्रश्न में है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर वाली भुजा की जो सेंटीमीटर है, क्यू आर भुजा, क्यू आर वाली भुजा की जो माप है वह है 8 सेंटीमीटर, तो ये लिखा हमने 8 सेंटीमीटर। देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और ये आया 5/8। अगर हम तीसरी, देखिए दो भुजाओं का अनुपात ही यहां पर बराबर नहीं मिला, दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो तीसरी वाली भुजाओं का अनुपात चाहे हम ज्ञात करें या ना भी करें, हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। देखिए, जब ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं आए हैं, दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है इन दोनों त्रिभुज की, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। तो इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाते तब हम कहते दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। देखिए, इस प्रश्न में पहले से ही कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज पी क्यू आर की जो शेष भुजाएं हैं उनकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और त्रिभुज देख लेता हूं, शायद यहां किसी भुजा की माप छूटी हुई है। कि प्रश्न में भुजा ए बी की जो माप है वह 2 सेंटीमीटर दी गई है और भुजा AC की माप है 2.8 सेंटीमीटर। और
भुजा क्यू आर की माप 1.5 सेंटीमीटर, भुजा बीसी की माप है 3 सेंटीमीटर। तो ये इस चित्र में संख्याएं छोटी छूट गई थी। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, एक बड़ा त्रिभुज है जो बाहर बना हुआ है आकृति में ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप होने का मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहेगा और इनके संगत कोणों की माप भी बराबर रहेगी। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जो बाहर वाला त्रिभुज है एबीसी, उसकी तो तीनों भुजाओं की माप दी गई है, और जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू आर, उसकी एक भुजा की माप प्रश्न में दी गई है, और शेष दो भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि एक तो पी क्यू की माप बताइए और भुजा पी आर की माप ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। और प्रश्न में बता दिया है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, समरूप हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो ही कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर रहेंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो यहां तो हमको भुजाएं की लंबाई ज्ञात करनी है, तो दूसरे वाले गुण का उपयोग करेंगे हम। तो लिखते हैं इसलिए, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो संगत भुजा कौन सी है, देखिए पहले त्रिभुज की पहली भुजा ए बी, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा है पी क्यू। तो ए बी के बटे में हम रखेंगे पी क्यू बराबर, दूसरी भुजा है बीसी और दूसरी भुजा यहां पर हो जाएगी क्यू आर, तो बीसी बटा क्यू आर। फिर तीसरी भुजा यहां पर हो जाएगी, देखिए सी ए लिख सकते हैं या ए सी भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ए सी और बटा तीसरी भुजा हो जाएगी पी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब ये मान हम यहां पर रख लेंगे। देखिए भुजा ए बी की जो लंबाई है प्रश्न में वह है 2 सेंटीमीटर। भुजा पी क्यू की लंबाई प्रश्न में दी नहीं गई है, उसको जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, बराबर भुजा बीसी की लंबाई प्रश्न में है 3 सेंटीमीटर, और चित्र में क्यू आर वाली भुजा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। फिर बराबर का चिन्ह। एसी वाली भुजा की जो माप है वह है, एसी वाली भुजा की माप है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, और भुजा पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देते। अब यहां पर ये तीन पद हैं, तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो कोई से भी दो पदों की तुलना करके अब शेष भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम पहला वाला पद और दूसरे वाला पद दोनों पदों की तुलना करेंगे। तो लिखते हैं प्रथम तथा द्वितीय पद की तुलना करने पर पहले और दूसरे पद की तुलना करेंगे, तो ये रहेगा 2 सेंटीमीटर और हर में है पी क्यू, बराबर दूसरा पद है 3 सेंटीमीटर और हर में है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से यहां पर सेंटीमीटर कट जाएगा ये। अब इधर हल करेंगे, फिर ये रहेगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और हर में है पी क्यू, बराबर यहाँ 3/1.5 है, अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो अंश में एक जीरो बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा और हर में रहेगा 2, हर में यहां पर बचेगा 15। ठीक, अब ये 15 दूनी हो जाएंगे 30, 15 दूनी 30, और पी क्यू इधर भाग में है, दाहिनी ओर जाएगा गुणा में, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2 PQ हो जाएगा। हमको तो PQ का मान ज्ञात करना है, तो PQ के गुणा में 2 है, ये बाई तरफ जाएगा भाग में, तो इस प्रकार बनेगा PQ बराबर 2 सेंटीमीटर और हर में आ जाएगा 2, 2 से 2 को भाग कर देंगे तो ये PQ की लंबाई आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, 2 × 2। तो भुजा PQ की जो लंबाई है वह है 1 सेंटीमीटर। अब हमको दूसरी भुजा पी आर की लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो अब हम तुलना करेंगे
अब बाद वाले दोनों पदों की तुलना कर लेते हैं। यहां पर करते हैं, लिखते हैं दूसरे तथा तीसरे पद की तुलना करने पर तो यहां पर दूसरा पद देखिए, दूसरा पद है यहां पर 3 सेंटीमीटर बटा 1.5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और बटे में है 1.5 सेंटीमीटर बराबर 2.8 सेंटीमीटर और हर में है पी आर। तो जब यहां सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो अंश में एक जीरो बढ़ जाएगा 3 के पीछे, और हर में रहेगा 15 बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बटे में है पी आर। ये हो गया 15 दूनी 30। अब पी आर उधर भाग में है, हर में है तो इधर अंश में गुणा करेगा, पी आर की गुणा 2 से होगी तो ये आ जाएगा 2 पी आर बराबर में 2.8 सेंटीमीटर। तो इधर गुणा में है, दाहिनी ओर जाएगा भाग में, तो पी आर बराबर 2.8 सेंटीमीटर को भाग हो जाएगी 2 से। पी आर बराबर 2 से 2.8 को भाग करेंगे, 2 × 2 और 2 × 4 = 8, बीच में दशमलव जैसा था वैसे ही लगा देंगे। तो भुजा पी आर की लंबाई आ गई है 1.4 सेंटीमीटर और भुजा पी क्यू की लंबाई थी 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको दो समरूप त्रिभुज दिए गए थे, जिसमें से एक त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं प्रश्न में दी गई हैं, दूसरे त्रिभुज की केवल एक भुजा की माप दी गई थी। शेष दो भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए कहा था। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा तो ये मान हम इसमें रख देंगे संगत भुजाओं के अनुपातों में। फिर पहले और दूसरे पद की तुलना करेंगे तो एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। फिर दूसरे और तीसरे पद की तुलना करेंगे तब हमको दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो शेष दो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष दो भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4, आकृति 5.48 में त्रिभुज एबीसी में एम एन बी सी के समांतर है। देखिए त्रिभुज एबीसी जो है इसमें दो रेखाएं, एक ये एम एन वाली रेखा और दूसरी रेखा है बीसी, ये दोनों समांतर रेखाएं। ऐसा प्रश्न में कहा है कि एम एन बीसी के समांतर है। एम एन वाली जो रेखा है इस भुजा बीसी के समांतर है। समांतर होने का मतलब है ये दोनों रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वह हर जगह बराबर रहेगी, और ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि एम एन वाली रेखा बीसी के समांतर है। ये हमको पता चला यहां तक प्रश्न को पढ़ने पर। फिर आगे है त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों की माप बताइए। त्रिभुज एबीसी जो है, देखिए त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज के जो शेष कोण है, कोण बी और कोण सी, इनकी माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा है। फिर आगे पूछा है क्या त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए एम एन, ये जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी और जो छोटा त्रिभुज है ए एम एन, ये समरूप होंगे। फिर हमको ये भी देखना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है, बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों समरूप हैं या नहीं, ये भी हमको बताना है। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में एक रेखा है एम एन, एम एन वाली रेखा भुजा बी सी के समांतर है, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। और फिर प्रश्न में कहा है इस त्रिभुज एबीसी के शेष कोण बताइए, ये बी वाला कोण और सी वाला, इनकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम इन कोणों की माप ज्ञात करेंगे। देखिए इन कोणों की माप ज्ञात करने के लिए पहले छोटे वाले त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज के दो कोणों की माप हमको प्रश्न में पहले से दी गई है, तीसरे कोण की माप हमको ज्ञात नहीं है, तो पहले तीसरे कोण की माप ज्ञात करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए एम एन में, देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोणों की माप पहले से प्रश्न में दी गई है, तीसरे कोण की माप नहीं ज्ञात है। तो हम इस तीसरे कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हमको त्रिभुज का एक गुण याद आना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल रहता है 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के भी तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
तो कोण ए प्लस कोण एम, ये कोण एम जो है लिखते हैं कोण एम प्लस कोण एन, तीनों कोणों का जो योगफल रहेगा वह आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। कोण ए की जो माप है वह 88 डिग्री है, कोण एम की माप 30 डिग्री है, और कोण एन की माप प्रश्न में हमको नहीं दी गई है, यही तो हमको पता करनी है। बराबर में 180 डिग्री, इनको जोड़ लेते हैं तो ये 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11, 118 डिग्री प्लस कोण एन बराबर 180 डिग्री, ये इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोण एन बराबर 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, तो कोण एन बराबर, अब 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6, ये आ गया 62 डिग्री। तो कोण एन का जो मान है वह है 62 डिग्री। तो इस छोटे त्रिभुज के तीसरे कोण की माप भी हमने ज्ञात कर ली है। अब इन कोणों की मदद से ही हमको ये दोनों कोण मिल जाएंगे, कोण बी और कोण सी की माप। अब देखिए वो कैसे मिलेंगे, तो लिखते हैं, चूंकि यहां पर प्रश्न में हमको पहले ही बता दिया गया था कि जो ये रेख भुजा है बीसी, इसके समांतर रेखा है एमएन, ये वाली एमएन वाली रेखा बीसी के समांतर है। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कक्षा 6 में हमने सीखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो संगत कोणों की माप बराबर रहती है। तो यहां पर कोण एम जो है वो कोण बी के कैसा है, संगत कोण है। कोण एन जो है कोण सी के संगत है। कि जब दो त्रिभुज, देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब उनके बीच बने संगत कोणों की माप सदैव बराबर रहती है, ये हमने कक्षा 6 में सीखा था। तो यहां पर लिखे हैं, चूंकि एम एन वाली जो रेखा है वह समांतर है भुजा बीसी के, इसलिए जो कोण बी होगा वह बराबर रहेगा कोण एम के, तथा और जो कोण सी होगा वह बराबर रहेगा कोण एन के। ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। दो समांतर रेखाओं पर बने संगत संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। अब यहां पर देखिए कोण बी बराबर है कोण एम के, कोण एम की मान मान तो प्रश्न में ही दिया गया था 30 डिग्री, तो कोण बी की माप भी आ गई है 30 डिग्री। ठीक, अब कोण सी की जो माप है वह कोण एन के बराबर है, और कोण एन का मान अभी हमने ज्ञात किया है 62 डिग्री, तो कोण सी की माप आ गई है 62 डिग्री। दोनों कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब प्रश्न में आगे हमसे पूछा है, क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए एम एन समरूप होंगे। ये पूछा है कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं या नहीं। और दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब या तो उनके संगत कोणों की माप बराबर हो या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। पर इन त्रिभुजों में देखिए भुजाओं की माप तो दी नहीं है, बस उनके कोणों की माप ज्ञात है। छोटे वाले त्रिभुज के भी तीनों कोण हमको पता है और बड़े वाले त्रिभुज के भी तीनों कोण पता है। तो हम अब ये देखेंगे दोनों त्रिभुज में कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के जो संगत कोण हैं वे बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर आ जाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप कहलाएंगे। तो इसको इधर हल करते हैं। अब देखिए किन दो त्रिभुजों को हमको समरूप देखना है, तो लिखते हैं, उनके नाम लिखेंगे। त्रिभुज एक तो है एबीसी तथा दूसरा त्रिभुज है यहां पर त्रिभुज ए एम एन। ये इन दो त्रिभुजों को देखना है कि ये समरूप हैं या नहीं। देखिए इसका पहला कोण है जो शीर्ष ए पर बनेगा, इसका पहला कोण शीर्ष ए पर, तो कोण ए जो है दोनों में, देखिए कोण ए दोनों के लिए बराबर है या नहीं। तो ये कोण ए की जो माप है ये छोटे त्रिभुज के लिए भी 88 है और बड़े त्रिभुज के लिए भी 88 रहेगी। तो कोण ए बराबर कोण ए 88 डिग्री। फिर देखिए दूसरे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण बी शीर्ष बी पर बनेगा और दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण शीर्ष एम पर बनेगा। तो कोण एम, कोण बी जो है वह कोण एम के बराबर है या नहीं। देखिए कोण बी भी 30 डिग्री का है, कोण एम 30 डिग्री का है और कोण बी भी 30 डिग्री माप का है। दोनों कोण 30 डिग्री माप के मिल गए हमको। फिर पहले त्रिभुज का तीसरा कोण कोण शीर्ष सी पर बनेगा
और दूसरे त्रिभुज का तीसरा कोण शीर्ष एम पर बनेगा, एन पर। देखिए दोनों कोण बराबर है या नहीं। कोण सी की माप भी अभी हमने ज्ञात की है 62 डिग्री, और कोण एन की माप भी अभी ज्ञात की थी हमने, वह भी 62 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी बराबर आ गए 62 डिग्री। जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखते हैं इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखिए ये वाला जो चिन्ह होता है ये रहता है समरूप का चिन्ह, कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके बीच में ये चिन्ह लगा देते हैं कि त्रिभुज ए एम एन, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों की माप बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हो गए हैं एक दूसरे के समरूप। कारण लिख सकते हैं इसका, क्योंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण समान है। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5, उपयुक्त आकृति 5.49 में यदि m तथा n क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हों, तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में एक आकृति हमको दी गई है। इस आकृति में कहा गया है कि इस आकृति की जो भुजा है, देखिए AB वाली जो भुजा है उसका मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु का मतलब इसके बीच, मध्य का जो बिंदु है भुजा AB के बीच में जो बिंदु है वह M है, और भुजा AC का जो मध्य बिंदु है वह N है। तब इस भुजा BC वाली भुजा और MN वाली भुजा, दोनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। BC बटा MN का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इन दोनों भुजाओं में अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और प्रश्न में जो जानकारी हमको दी है वह है, देखिए M और N जो दो बिंदु हैं भुजा AB और AC के, ये मध्य बिंदु हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमको दिए गए हैं M और N, और उनको मिलाते हुए एक रेखा बनाई गई है MN। तो एक प्रमेय आपको याद रखनी है इस प्रश्न को हल करने के लिए, ये हम कक्षा 9 में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस प्रमेय का नाम होता है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी वाली भुजा के, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, रहती है। तो जैसे एक इस त्रिभुज की भुजा एक है AB और दूसरी भुजा है AC, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु M और N है। अगर उनको मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो ये जो रेखा हमको प्राप्त होगी यह इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है BC उसके समांतर रहेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा N जो है, N भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए जब ये दोनों बिंदु त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है तो इनको मिलाने पर जो रेखा बनी है MN, यह भुजा BC के समांतर रहेगी। तो लिखते हैं इसलिए MN वाली जो रेखा है वह समांतर है भुजा BC के। और यह समांतर क्यों है, यहां पर हम लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के, मध्य बिंदु प्रमेय से। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनती है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर रहती है, यह बात आपको याद रखनी है। और इस भुजा में देखिए जब ये वाली रेखा इस भुजा BC के समांतर है तो दो समांतर रेखाओं पर जो संगत कोण बनते हैं उनकी माप सदैव बराबर रहती है, संगत कोणों की माप। तो ये जो कोण M है और कोण B है
ये दोनों कोण संगत कोण है तो इनकी माप बराबर रहेगी। अगर m 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा। और छोटा वाला जो त्रिभुज है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज ए एम एन जो है, उसके दो कोणों की माप प्रश्न में दी गई है। अगर तीसरे कोण की माप ज्ञात करें तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री रहता है। तो ये 88 और 30 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 118 डिग्री। और तीसरे कोण की माप ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से इन दो कोणों का योग घटा देंगे, तो तीसरे कोण की माप हमको मिल जाएगी 62 डिग्री। तो ये तीसरा कोण आ गया है 62 डिग्री माप का। और कोण एन जो है, कोण एन सी के संगत है, तो कोण सी की माप भी हो जाएगी 62 डिग्री। अब देखिए, इन दो भुजाओं के समांतर होने से हमको दोनों त्रिभुज के सभी कोणों का माप मान मिल गया है। छोटे वाले त्रिभुज का तीसरा
चलिए, आपकी वॉइस चली गई थी, एक बार यहाँ दोबारा से समझ लीजिए। पहले प्रश्न में हमको एम और एन भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु बताए गए हैं। तो भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है और ए सी का मध्य बिंदु एन है। तो एक प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के वह समांतर आती है। तो यहाँ पर एम ए बी का मध्य बिंदु है, एन ए सी का मध्य बिंदु है। तो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनी है एम एन, वो भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के रहेगी समांतर। मध्य बिंदु प्रमेय से ये बात हमको पता चली। जब दोनों रेखाएं ये समांतर हैं तो इस रेखाओं पर बने संगत कोणों की माप बराबर रहेगी। तो ये कोण एम बराबर रहेगा कोण बी के और कोण एन का मान बराबर रहेगा कोण सी के। तो पहले कोण हमने एन ज्ञात कर लिया, छोटे त्रिभुज में दो कोणों की माप दी गई थी। तीसरे कोण की माप ज्ञात कैसे करेंगे? 180 डिग्री में से दो कोणों का योग घटा देंगे तो तीसरे कोण का माप मान हमको मिल जाएगा। अब जब ये एम एन वाली रेखा बीसी के समांतर है तो ये एम 30 है तो बी भी 30 हो जाएगा और एन वाला कोण 62 है तो सी वाला कोण भी 62 हो जाएगा। अब दो त्रिभुज है यहाँ पर, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। छोटे त्रिभुज के और बड़े त्रिभुज के संगत कोण यहाँ पर बराबर है। ए वाला कोण ए के बराबर है, बी एम वाला कोण बी के बराबर है और एन वाला कोण कोण सी के बराबर है। तो जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो वे समरूप होंगे और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए एम का मान प्रश्न में दिया गया है 2.1, ए बी का मान प्रश्न में दिया गया है 4.2। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 21 का 21, 21 दूनी 42 बराबर में एम एन बटा बी सी। तो पहले दो पदों की हमने तुलना की, जो मान प्रश्न में दिए गए थे उनको रख दिया। तो हमको बताना था भुजा बीसी और एम एन का अनुपात। तो बीसी अंश में आना चाहिए था और एम एन हर में, पर यहां तो उल्टा हो गया। तो हमने दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लिया, तो बीसी आ गया अंश में और एम एन चला गया हर में। तो भुजा बीसी और एम एन का जो अनुपात है वह 2:1 है। प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में कहा गया है दो समांतर रेखाखंड ए बी सी डी खींचिए। प्रश्न में हमको बोला है दो समांतर रेखाखंड हमको खींचने हैं, एक ए बी खींचना है और एक सी डी। तो पहले हम दो रेखाखंड खींच लेते हैं, एक ए बी और दूसरा ये हमने खींचा सी डी। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। इसका नाम रखते हैं ए बी और दूसरे वाले का नाम सी डी। ए को डी से और बी को सी से मान लीजिए, मिला लीजिए होगा, मिलाइए। तो हमको मिलाना है बिंदु ए को डी से मिलाना है, इस ए को हम मिला देते हैं डी से। उसके बाद बी को मिलाना है सी से, ये मिला दिया बी को सी से। मिलाइए, मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। तो ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर काट रही हैं उसका नाम है ओ। ओ बिंदु पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं। क्या त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ओ डी सी, एक त्रिभुज का नाम है ओ ए बी, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज यहां पर बना हुआ है ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है ओ डी सी, ये समरूप होंगे। अब हमको बताना है कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है और नीचे वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं या नहीं, ये हमको बताना है इस प्रश्न में। तो अब आपको याद आना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? या तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोणों की माप बराबर रहेगी। अब दोनों त्रिभुज संगत कोणों की माप बराबर रहेगी तब एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं, या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा तब दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहां तो ना तो हमारे पास देखिए भुजा की माप प्रश्न में दी गई है, ना कोणों की माप प्रश्न में दी गई है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? ये प्रश्न में हमको बताया था ए बी वाली रेखा जो है सी डी के समांतर है। तो जब दो रेखा समांतर होती है तो उनके बीच बने संगत कोणों का मान बराबर रहता है, ये हमने कक्षा 6 में सीखा है। और साथ ही उनके बीच बने एकांतर अंत्य कोणों की माप भी बराबर रहती है। तो यहां पर देखिए भुजा ए बी जो है भुजा सी डी के समांतर है, तो लिखते हैं इसी बात को, चूंकि ए बी वाली जो भुजा है रेखा है वह समांतर है सी डी के, इसलिए इनके बीच बने जो संगत कोणों की माप होगी वह तो बराबर रहेगी, एकांतर अंत्य कोणों की माप बराबर रहेगी। तो देखिए ये जो कोण है ए ओ
ओ बी ए वाला जो कोण है, ये वाला, ये शीर्ष बी पर जो कोण बना है, ये शीर्ष सी पर बने कोण के बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंत्य कोण है। जैसे दो समांतर रेखा है, उनको एक तिरछी रेखा अगर काट दे तो उनके बीच बने एकांतर अंत्य कोणों का युग्म कैसा रहता है, बराबर रहता है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए कोण बी जो होगा वह कोण सी के बराबर रहेगा। कोण बी कोण सी के बराबर रहेगा। इसका कारण है क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण है। एकांतर अंतः कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एकांतर अंत्य कोण सदैव बराबर रहते हैं। और जो कोण देखिए, कोण ए जो रहेगा वह कोण डी के बराबर रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी समांतर रेखा है और ए डी हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो ए वाला कोण कोण डी के हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो यहां लिखते हैं कोण ए जो होगा वह कोण बराबर होगा डी के। इसको भी लिखते हैं एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। और देखिए ये जो कोण ओ है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी शीर्ष ओ पर बना कोण और यहाँ दूसरे वाले त्रिभुज में भी शीर्ष ओ पर बना कोण, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाओं जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती, उन कोण वे कोणों की माप बराबर रहती है सदैव। ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा और इधर वाले कोण इस कोण के बराबर रहेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कोण ए ओ बी जो है वह बराबर रहेगा कोण डी ओ सी के। और ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, इसका कारण है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखिए ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण और उनके संगत दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर, बी वाला सी के बराबर और ओ शीर्ष पर बना कोण और शीर्ष पर बने कोण के बराबर। जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर लिखते हैं चूंकि चूंकि दोनों त्रिभुज के दोनों त्रिभुज त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, बराबर है, इसलिए त्रिभुज, पहला त्रिभुज है यहां पर ओ ए बी जो है वह समरूप है त्रिभुज ओ डी सी के। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर लिए हैं एक दूसरे के। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, आकृति 5.50 में त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी आर क्यू, ये पी आर क्यू है, समरूप है, यदि हां तो कारण बताइए। कि प्रश्न में हमसे पूछा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर ये समरूप है दोनों त्रिभुज तो उसका कारण भी बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हैं। और हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप तभी हो सकते हैं या तो उनके संगत कोण बराबर रहेंगे या उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम देखते हैं इन त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या संगत कोण बराबर है, किस वजह से दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। देखिए त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज है पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज देखना कि ये समरूप क्यों है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, एबीसी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज का पहले वाले त्रिभुज का जो कोण ए है उसकी माप जेड दी गई है, दूसरे त्रिभुज का जो कोण पी है उसकी माप भी जेड दी गई है। तो कोण ए और कोण पी दोनों की माप जेड है, ये दोनों कोण बराबर हैं। फिर उसके बाद कोण बी और कोण आर दोनों की माप प्रश्न में दी गई है एक्स, दोनों की माप दी गई है प्रश्न में एक्स। तो दो संगत कोणों की माप बराबर आ गई है। और तीसरा कोण अगर हम पता करें इस वाले त्रिभुज का, देखिए पहले त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहता है। और दो त्रिभुज
त्रिभुज के दो कोणों की माप अगर पहले से ज्ञात हो और तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से घटा देते हैं उन दो कोणों का योग जो हमको ज्ञात है, का योग x और y दोनों का जोड़ घटा देंगे इसमें से। तो यहां से जो कोण C निकलेगा, देखिए कोण C की जो माप आएगी वो इधर लिख लेते हैं, 180 डिग्री में से हम घटाएंगे x और z के योग को। तो ये तीसरा कोण आ गया है हमारा। और यहां पर भी देखिए तीसरा कोण जो है Q, इसकी माप अगर ज्ञात करनी है तो इसको इधर लिखते हैं, 180 डिग्री में से हम घटा देंगे दो कोणों का योग। तो दो कोण x और z है यहां पर, उनका योग। अब देखिए दोनों त्रिभुज के जो तीसरे कोण है यहां पर C और इसका कोण Q, दोनों कोणों की माप बराबर आई है। तो यहां लिखते हैं कोण C जो है वह कोण Q के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की माप है 180 डिग्री माइनस x प्लस z। जब दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों की माप बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। लिखते हैं इसलिए त्रिभुज ABC जो है वह समरूप है त्रिभुज PRQ के। और इसका कारण है क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 5F भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों के साथ।